इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जो है नेक्स्ट चैप्टर हो गया आप लोग का, या फिर तो मैथ हो गया और भी सब्जेक्ट हो गया, वो सारा का सारा 2025 एग्जाम के लिए जो है वो सारा यहाँ तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा जो है डीपली जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पदार्थ जो होता है वो क्या होता है। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ जो है एक तरह के ये ऐसा चीज़ें है कि जो मतलब द्रव्यमान होता है इसमें, है ना। और ये स्थान जो होता है स्थान को घेरता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ये मॉस ले लेते हैं ना। ये मॉस का जो है वो किसी न किसी प्रकार का इसका द्रव्यमान है, चाहे जितना भी, है ना। वजन इसका कुछ ना कुछ वजन इसका है। उसी तरह से ये जो अगर हम इसको कहीं रखते हैं तो ये क्या करेगा, जगह को घेरेगा, है ना। तो इसमें हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पदार्थ किसको बोलते हैं। तो पदार्थ हम लोग के आसपास में प्रत्येक वस्तु जो है, जितने भी वस्तु हम लोग के आसपास में दिखाई देता है, चाहे जो भी वस्तु है, वस्तु जो भी चीज़ें हैं जो हम लोग के आसपास में दिखाई देता है, वो क्या करता है, वो किसी न किसी प्रकार का स्थान घेरता है। ये पेन है ना, पेन भी जो है इसका द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ इसका वजन है, और ये भी क्या करता है, जगह को घेरता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक तरह का पदार्थ है। तो हम लोग के आसपास में जितने भी चीज़ें नज़र आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ें, या फिर तो उपयोगी चीज़ें हैं या फिर तो अनुपयोगी, किसी भी प्रकार का चीज़ें हैं हम लोग के आसपास में जो नज़र आते हैं, और वो क्या करता है कि किसी न किसी प्रकार का जो है जगह को घेर रहा है ना, स्थान घेर रहा है, और उसमें किसी न किसी प्रकार का क्या है, द्रव्यमान है, कुछ वजन है। तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ समझते हैं कि हमारे आसपास के प्रत्येक वस्तु जो क्या करता है, स्थान घेरता है, और इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उसी को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। अब यहाँ क्या है कि पदार्थ के कुछ जो है भौतिक स्वरूप है। हर एक चीज़ का भौतिक स्वरूप होता है, मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, है ना, टच कर सकते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ भौतिक स्वरूप होता है। तो उसी तरह से भौतिक स्वरूप क्या है पदार्थ का, तो पदार्थ जो है छोटा छोटा कण से मिलकर बनता है। कोई भी पदार्थ, हम अभी आप लोग को 8th क्लास में पढ़ाए थे साइंस में, कोशिका चैप्टर, उसमें भी बताएं कि जितने भी चीज़ें हैं, चाहे जो भी चीज़ें हैं, वो किसी न किसी प्रकार के जो है वो छोटे छोटे कण के मिल के ही बना है। कोई भी चीज़ जो है बहुत बड़ा सा नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो छोटा छोटा चीज़ मिल के जो है वो बना होता है। तो उसी प्रकार जो पदार्थ जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो कण से मिल के बना होता है, छोटा छोटा कणों से मिल के बना होता है। ये अगर हम लोग बात करते हैं एक बड़ा सा बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग भी क्या होता है कि वो छोटे छोटे जो है ईंट हो गया, ईंट हो गया, है ना, छर्री हम लोग इसको बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं, बालू बोलते हैं, है ना, सीमेंट, ये सारा चीज़ें जो है मिलके बनता है। तो उसी प्रकार जो है वो पदार्थ क्या है, पदार्थ जो है छोटे छोटे कण का जो है वो मिलके ही बनता है। और पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत ही अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हम लोग एक क्रियाकलाप के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि आखिर पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ का जो है छोटा कण किस तरह से होता है, तो वो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम क्या करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो 2 या 3 हम लोग क्रिस्टल ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक क्रिस्टल में जो है वो 100 ml जल ले लेते हैं ना, 100 ml जल का घोल ले लेते हैं, ठीक है। 100 ml जल का हम लोग ले लेते हैं घोल, है ना, जल ले लेते हैं, ठीक है। 100 ml क्या करते हैं, जल ले लेते हैं। अब उसमें क्या करना है, और इसमें जो है वो घोल में से जो है 10 ml जो है वो निकालते हैं। क्या हम बताएं कि यदि हम पोटेशियम परमानेंट में से क्या करते हैं, 2 या 3 क्रिस्टल को लेते हैं और उसमें 100 ml जल के जो है वो घोल मिला देते हैं, 100 ml जल का घोल जो है उसमें मिला देते हैं पोटेशियम परमानेंट में। अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें से 100 ml में से हम उसमें से क्या करेंगे, 10 ml, है ना, जो घुला हुआ है उसमें से हम लोग 10 ml निकालते हैं। जैसे कि 100 ml है और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 10 ml निकालते हैं, है ना, और उसको आगे दूसरा क्रिस्टल में रख देते हैं। और 10 ml यहाँ से निकालने के बाद इसमें हम 90 ml क्या करेंगे कि पानी को मिला देंगे, है ना। इसमें 90 ml क्या करेंगे, जल को मिला देंगे। और फिर अगला से क्या करेंगे, अगला से 10 ml का जो है उसमें मिला दिए हैं, तो वहाँ से फिर 10 ml को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, और वहाँ फिर क्या किए कि 90 ml फिर से जो है वो जल मिला देंगे। इसी तरह से अगर हम लोग बार बार करते रहेंगे, फिर भी देखेंगे कि जो रंग रहता है ना, जो कलर रहता है वो कलर रहेगा ही रहेगा। तो इससे पता चलता है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। जैसे कभी होली, है ना, रंग, जैसे कि आप लोग रंग घोलिएगा, अब कैसे है कि एक बार अगर रंग है ना, फेस में लगने के बाद उसको धोने के बाद जो है वो छूटता नहीं, फिर से धोइए, फिर से धोइए, थोड़ा थोड़ा छूट के जो है, जैसे कि आप लोग फेस में कलर लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या कीजिए कि साबुन से धोइए, एक बार में कलर नहीं जाएगा, फिर से धोइए, फिर कलर नहीं जाएगा, फिर से धोइए, फिर कलर नहीं जाएगा। इस तरह से करते करते बहुत बार करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा कलर रह ही जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलके ही बने होते हैं। तो जब जो है वो जल फिर भी जो है रंगीन होता है। अब इससे पोटेशियम परमानेंट में थोड़ा सा बहुत
थोड़े से जो है क्रिस्टलों में पानी से बहुत अधिक मात्रा में जो है रंगीन हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। अब इसका कुछ लक्षण भी है, हर एक चीज़ का लक्षण होता है ना। इंसान का लक्षण क्या होता है, इंसान के भी लक्षण होता है कि इंसान को भूख लगता है ना, इंसान जो है वो थकता है, ये सब इंसान का लक्षण है। तो उसी प्रकार किसी न किसी हर एक चीज़ें का कुछ न कुछ लक्षण होता है। तो पदार्थ के कण के भी कुछ कुछ लक्षण है। पदार्थ के कणों के क्या है, कुछ कुछ अभिलक्षण है, गुण होते हैं। तो पहला जो गुण है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है ना। पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान मतलब खाली जगह होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं उसके बीच में जो है वो खाली स्थान होता ही होता है। तो कैसे इसको हम लोग क्रियाकलाप के थ्रू समझते हैं कि एक बीकर में 100 ml जल डालना है। एक बीकर ले लेना है, उसमें क्या करना है, 100 ml जो है वो पानी को डाल देना है, जल डाल देना है। अब इस बीकर में जल के स्तर पर निशान लगा देना है ना। पानी जैसे कि एक बीकर ले लिया है ना, इस तरह का एक बीकर है। अब इसमें हम लोग जो है वो पानी मिला दिए है ना, इतना सा पानी है। अब इसमें चिन्ह लगा देंगे कि इतना सा जो है क्या है, पानी है ना, वहाँ निशाना लगा दिए। अब बीकर में 2 चम्मच नमक भी डालना है ना। अब हिडोलक की सहायता से मतलब जल को हिलाना है ना, इस तरह से। जैसे कि एक गिलास ले लिया है ना, गिलास में जो है वो 100 ml पानी डालने के बाद उसमें जो है नमक डाल देना है। कुछ नमक डालने के बाद उसको पूरा हिला के जो है मिलाना है। आप देखेंगे कि नमक धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है, परंतु बीकर में जल का स्तर में जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण से हम लोग, इसका कारण है कि नमक के कणों में जो था है ना, जल के बीच में जो था वो समा गया है ना। नमक के जो कण था वो कहाँ चला गया, जल के जो बीच में था है ना, जल के बीच में जो क्या था कि रिक्त स्थान था, वहां जाकर क्या हो गया, समा गया। और इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान भी होता है। दूसरा लक्षण है कि पदार्थ के कण है ना, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो भी कण होता है मतलब चलते ही रहता है, निरंतर क्या होता है, ये चलते रहता है, गति में रहता है। पदार्थ के कण हमेशा क्या रहता है, निरंतर जो रहता है, अधिकतर जो रहता है वो क्या रहता है, गतिशील होता है। अर्थात उसमें जो है गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। और तापमान बढ़ने से कणों की गति और भी तेज हो जाता है। आप लोग समझिएगा यहाँ कि पदार्थ के कण में क्या होता है, पदार्थ के जो भी कण होता है वो गतिशील होता है ना, गति में होता है। और जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ेगा है ना, उसमें टेम्परेचर में वृद्धि होते जाएगा, वैसे वैसे क्या है कि कण का गति जो है वो और भी तेज होता जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से जो है वो कणों में गतिज ऊर्जा भी क्या होता है, बढ़ता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका एक क्रियाकलाप भी है कि 100 एक बीकर में 100 ml जल को लेकर उसमें से कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टलों को जो है डालने पर हम क्या देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के कण धीरे धीरे क्या होगा, पूरे बीकर में जल जो है जल में फैलने लगते हैं। और इस समय बाद में कॉपर सल्फेट के कण से जो है सारे जल जो है सांद्रता समाप्त हो जाते हैं, समान हो जाता है। इससे जो है सिद्ध होता है कि पदार्थ जो है क्या होता है, निरंतर गति में रहता है। नेक्स्ट आता है कि विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है, विसरण, तो विसरण होता है एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कण में स्वतः जो है मिल जाता है, उसी को विसरण कहते हैं। एक कोई पदार्थ का कण है और वो किसी और भी पदार्थ के कण में जाके क्या हो गया, स्वतः जो है मिल गया, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। एक पदार्थ का कण जो है किसी दूसरे पदार्थ के कणों में जाके क्या होता है, स्वतः जो मिल जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, विसरण बोला जाता है। नेक्स्ट इसका जो लक्षण है, पदार्थ के कण का लक्षण जो है वो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होता है क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, खींचता है। जैसे कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है और ये बल जो है कणों के साथ साथ में जो है एक साथ रखता है। और इस आकर्षण बल के सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग होता है। हर एक मतलब पदार्थ जो होता है उसका खींचने के जो पावर होता है वो अलग अलग होता है। हर पदार्थ में खींचने का पावर क्या होता है, अलग होता है। तो अब ये हम लोग पदार्थ के बारे में समझे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है ना, प्रश्न जो है वो आप लोग का बुक से ही होगा, या फिर तो ये प्रश्न जितना भी आप लोग को दिखेगा वो और प्रश्न एक भी नहीं है ना, और से अलग से प्रश्न हम देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे जो कि एग्जाम के लिए रहेगा, उसको बाद में तैयारी करवाएंगे। फिलहाल जो है आप लोग को पूरा का पूरा पढ़िए है ना, क्वेश्चन आंसर जो बुक का है उसको कीजिए, लेकिन साइड से जो है अभी एग्जाम में पूरा का पूरा 1 साल बचा हुआ है, धीरे धीरे पूरा पढ़िए। जब 4 महीना बचा हुआ रहेगा, 3 महीना बचा रहेगा, तो हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव चालू करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ प्रश्न जो आता है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है, यहाँ कौन सा जो है वो पदार्थ है ना, जिसका पदार्थ क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है और ये क्या करता है, आयतन होता है, उसके साथ में वो जगह को घेरता है, स्थान को घेरता है। कुर्सी ये पदार्थ है, तो बिल्कुल है, इसका कुछ ना कुछ वजन है और ये जगह को भी घेरता है। वायु, वायु पदार्थ है, हाँ पदार्थ है, कैसे, तो ये भी वायु भी जगह को घेरता है। बोलेगा वायु कहाँ जगह को घेरा हुआ है ना। तो जैसे कि आप लोग को बताते हैं कि 2 गिलास लीजिए, एक में पानी भरिए और एक में जो है वो खाली गिलास छोड़ दीजिए। तो अगर पूछेंगे कि दोनों गिलास भरा हुआ है कि दोनों खाली हुआ है ना, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं, से एक वो पानी से भरा हुआ है, एक जो है खाली है, तो उसमें भी हवा भरा हुआ है ना, वहाँ भी किसी न किसी तरह
स्नेह जो है ये पदार्थ है, देख सकते हैं, जगह है, जगह घेरता है, नहीं घेरता है, तो स्नेह जो है वो पदार्थ नहीं है। गंध महक रहा है, वो जगह घेरता है, नहीं, है ना। तो यहाँ में से जो पदार्थ है ना, कुर्सी है, वायु है, बादाम है, वह शीतल पेय है, मतलब पीने वाला, ये सारा जो है वो पदार्थ है। बाकी कोई पदार्थ इत्र पदार्थ नहीं है ना। विचार जो ये सब पदार्थ नहीं है। आगे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए कि गर्मा गर्म खाने का जो है गंध कई मीटर तक जो है ना, कई मीटर तक जो है दूर चला जाता है। गर्मा गर्म जब वही खाना, जैसे कि एक आप लोग कहीं अंडा फ्राई हो रहा है, या फिर तो मछली फ्राई हो रहा है, या फिर तो कोई भी और भी चीज़ें बन रहा है, गर्म रहता है ना, जब बन रहा होता है उस समय देखिएगा कि उसका महक जो है कितना दूर तक जाता है। लेकिन वही अगर ठंडा होने के बाद उसका महक ज़्यादा दूर नहीं जाता है। तो यहाँ इसलिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण, है ना, बताइए आप कि गर्मा गर्म खाना जो है वो उसका गंध जो है कई किलोमीटर तक जो है वो चला जाता है और आपके पास पहुंच जाता है, लेकिन ठंडा खाना जो होता है उसका महकता ही नहीं है ना। उसका महक लेने के लिए आपको पास जाना पड़ेगा। गर्म खाना जो है आप कहीं भी है ना, तो थोड़ा सा नज़दीक में है जहाँ बन रहा है, उससे कहीं आस पास में तो वहाँ तक महक चला जाएगा, लेकिन ठंडा खाना जो है उसका पास में जाइएगा तब उसका जो है वो गंध आएगा, महक आएगा। तो इसमें क्या होता है, तो अभी कुछ देरी पहले बताया कि जो गर्म है ना पदार्थ के कण जो होता है वो गर्म करने पर उसका गतिशील जो है वो निरंतर और भी बढ़ जाता है ना, तेज हो जाता है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और तापमान बढ़ने पर ये जो विसरण तेज हो जाता है, और यही कारण है कि गर्मा गर्म खाना जो है वो कई किलोमीटर तक जो है, या फिर तो कई मीटर तक है, सॉरी किलोमीटर नहीं होगा, कई मीटर तक जो है आपके पास पहुंच जाता है, जबकि ठंडे खाने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा, तब वहां जो है वो महकेगा। आगे प्रश्न आता है कि स्विमिंग है ना, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसके पदार्थ के कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। अब स्विमिंग पूल है ना, और गोताखोर जिसको बोलते हैं कि नाव जो चलाता है वो वहाँ जो है गोताखोर, या फिर तो जो तैरता है ना, इस तरह से हाथ करता है, तो वो क्या करता है, पानी को काट पाता है। क्या वजह है, तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि जल के कणों के बीच में अधिक दूरी होता है तथा आकर्षण बल जो है क्या होता है, कम होता है। इस पदार्थ इससे जो है वो पदार्थ में संपीड़न का गुण आता है, जिसके कारण जो है ये गोताखोर पानी को काट लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पदार्थों के कण है ना, पदार्थ के कणों में क्या विशेषता है। हर एक चीज़ का किसी न किसी तरह का विशेषता होता है, लक्षण होता है ना। हर एक व्यक्ति का लोग सुने भी होंगे, अब बोलते भी होंगे कि तुम्हारा लक्षण सही नहीं है ना, तो किसी तरह का उसका आदत जो होता है वही लक्षण होता है। तो पदार्थ के कणों के भी कुछ ना कुछ क्या होता है, विशेषता होता है, लक्षण होता है। तो पदार्थ के कणों निम्नलिखित विशेषता होता है। क्या क्या विशेषता होता है, तो सबसे पहला जो है वो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पहला लक्षण जो है पदार्थ के कण के बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा जो लक्षण है ना, पदार्थ के कण है ना, पदार्थ के कण जो है निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, और ताप बढ़ने पर पदार्थ की गति जो है और भी क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे आता है पदार्थ की अवस्था है ना, पदार्थ की कितने अवस्था होते हैं, तो पदार्थ की जो है वो 3 अवस्था होते हैं है ना। पदार्थ जो है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। अब तीनों के बारे में आखिर हम लोग जानेंगे कि आखिर ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। हाँ ठीक है, पदार्थ जो है 3 तरह की चीज़ें में पाया जाता है, 3 तरह के प्रकृति में पाया जाता है, 3 तरह के मतलब उनका रूप होता है, एक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है। तो तीनों रूप के बारे में हम लोग जानेंगे कि ठोस किसको बोल सकते हैं। तो ठोस अवस्था में पदार्थ वही पदार्थ होते हैं जिनका आकार जो है ना, आकार जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है, साथ साथ में उसका आयतन भी निश्चित होता है। जैसे कि अब अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं है ना, ये जग आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है इसका आकार जो है निश्चित है ना, ये बड़ा छोटा नहीं होगा। प्लस में क्या है कि इसका जो आयतन, जो इसका वजन होगा वो निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन क्या है, दोनों निश्चित है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह का पदार्थ है। तो पदार्थ वे जिनका आकार जो है माप या फिर तो आयतन निश्चित होता है, जिसे संपीड़न नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सारे चीज हम लोग क्या बोलेंगे कि ठोस पदार्थ है ना। ठोस पदार्थ क्या होता है, तो ठोस पदार्थ वैसे पदार्थों को बोला जाता है जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है ना, उन्हें ठोस पदार्थ बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि द्रव्य अवस्था है ना, पदार्थ जो है वो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। तो कौन कौन पदार्थ जो है वो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं, तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है ना, जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अभी जैसे कि इस जग में जो है ना, इस जग में पानी है ना, ये पानी है, तो ये जग में पानी है, तो ये जग के जैसा है, लेकिन इसको जग को अगर हम कहीं और भी अगर बाल्टी में रख देते हैं तो ये बाल्टी के जैसा इसका जो है आकार हो जाएगा। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, द्रव इसका वजन
वही रहेगा, है ना। जितना यहाँ है ना, ये मान लीजिए कि यहाँ अगर 1 लीटर है और इसको हम बाल्टी में रखते हैं तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा, अंतर यही रहेगा कि ये जो जग में था वो जग की आकृति के जैसा था, लेकिन अगर हम बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी की आकृति के जैसा हो जाएगा। तो द्रव किसको बोलते हैं, तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु जो है आकार निश्चित नहीं होता है, और इन्हें संपीड़न नहीं किया जा सकता है, जैसे कि दूध हो गया, जल हो गया, ये सारी चीज़ होगी, है ना। आगे जो आता है कि इसको जो है वो जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा ये उसी आकार के हो जाते हैं। अभी बताएं कि इसको भी जग में रखा हुआ है, जग के आकार के है, बाल्टी में रखते हैं तो बाल्टी का आकार के हो जाएगा। तो द्रव्यों में बहाव होता है और इनके आकार जो है वो एक जैसा नहीं होता है। द्रव में क्या होता है, द्रव जो होता है बहने वाला होता है, जो लिक्विड रहता है वो बहता है ना, चाहे तेल हो गया या पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब बहता है। और ये जो है ये दृढ़ नहीं होते हैं, ये तरल होते हैं, है ना। अगला आता है कि गैस अवस्था। गैस किसको बोल सकते हैं, तो वे पदार्थ जिनका न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है, न आकार निश्चित है न आयतन, कुछ निश्चित नहीं है ना। जैसे कि यहाँ हवा है ना, अब यहाँ कितना हवा है दिख रहा है, आयतन पता है कितना है, नहीं है। तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित नहीं होता है ना, न ही आकार निश्चित होता है, वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार अनिश्चित होता है, निश्चित होता ही नहीं है, और जो कि संपीड़न होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारा चीज हो गया। अब यहाँ से कुछ प्रश्न है कि रबर, है ना, रबर बैंड को क्या माना जाएगा कि इसे खींचकर इसके आकार बदला जा सकता है, या ठोस है या क्या है। रबर जो है, रबर को तो हम लोग आकार जो है बदलते रहता है ना, खींच दिए तो लंबा हो जाएगा, छोड़ दिए तीसरा, तो ये क्या कहलाएगा, रबर का बैंड जो है, तो ये नॉर्मली जो है ये ठोस कहलाएगा, क्योंकि इसमें बाहर से बल लगाए हैं तब कहीं जाके ये क्या हुआ है, ये खिंचाया हुआ है। उस प्रकार से अगर हम इसको देखा जाए तो इस जग को भी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग चपटा कर सकते हैं बाहर से बल लगा के, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये द्रव कहलाएगा, बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये ठोस है। तो रबर का बैंड को जो है वो ठोस ही माना जाएगा, क्योंकि यह बाहर से जो है बल लगाने पर इसका जो है आकार क्या हुआ है, बदला हुआ है, और यह बल हटा देने पर पुनः जो है ये किस तरह हो जाएगा, उसी प्रकार हो जाएगा जिस तरह से पहले था। अत्यधिक बल लगाने से ये टूट भी सकता है। उसी तरह से दूसरा प्रश्न जो है, विभिन्न आकार के बर्तन में रखने वाले चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के आकार ले लेता है, क्या ये ठोस है। चीनी जो है ना, चीनी हो गया या फिर तो नमक हो गया, ये अलग अलग बर्तन में रखते हैं तो अलग अलग आकार का हो जाता है, तो ये क्या है, तो चीनी और नमक ठोस है ना, क्योंकि चाहे हम शर्करा, चीनी हो या फिर तो नमक अपने हाथ में ले तो ये किसी प्लेट में रखे तो वो क्या करेगा, इसके क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलेगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, ठोस है। उसी तरह से आगे प्रश्न आता है कि स्पंज क्या है ना, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों, तो स्पंज ठोस है क्योंकि स्पंज में बहत, है ना, छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं जिसमें कि वायु का समावेश होता है, और जब हम इसे दबाते हैं तो ये क्या होता है, वायु में के बाहर जो है निकलते हैं, तो इसे हम लोग संपीड़न संभव हो पाता है। आगे प्रश्न आता है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में अंतर, है ना, कि क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस, है ना, ठोस के बारे में, फिर द्रव के बारे में देखेंगे, फिर गैस के बारे में देखेंगे। ठोस जो होता है इसका आकार निश्चित होता है ना, द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है, और इनका आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब यहाँ ठोस का आकार जो था वो निश्चित था, द्रव्य का आकार निश्चित नहीं था, और गैस का भी आकार निश्चित नहीं था। अब ठोस में क्या होता है, इनका आकार जो है, इसका आयतन जो है निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, आकार तो निश्चित था ही लेकिन साथ साथ में आयतन भी निश्चित है। और इसी प्रकार से द्रव जो है इनका आयतन भी, द्रव के जो है आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है ना, आयतन जो है निश्चित होता है। और गैस जो है इनका तो आयतन निश्चित होता ही नहीं है ना, अनिश्चित होता है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे कि ठोस जो है, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। अच्छा, आयतन में ठोस का आयतन निश्चित होता है ना, द्रव के भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। आगे है कि ठोस में कि इनका घनत्व अधिक होता है, ठोस का घनत्व क्या होता है, भारीपन अधिक होता है, और इनका घनत्व गैसों से अधिक होता है ना। ठोस से घनत्व इसका द्रव्य का कम होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, अधिक होता है, और ठोस से कम होता है, और गैस का घनत्व जो है बहुत कम होता है। अब ठोस जो है क्या होता है, कठोर होता है, द्रव्य जो है कठोर नहीं होता है, और ये भी कठोर नहीं होता है, कौन, गैस भी कठोर नहीं होता है। उसी प्रकार से पांचवा में है कि इनके कणों में अंतराणुविक बल होता है, बहुत अधिक होता है, और जो द्रव होता है इनके कणों के अंतराणुक बल गैस से अधिक होता है, और इसके अंतराणुक बल नगण्य होता है, मतलब नहीं होता है। आगे इसके कणों में विसरण नगण्य होता है ठोस में, और इसके कणों में विसरण गैसों की अपेक्षा कम होता है, और इसके कणों में विसरण बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत तेजी से ये फैलेगा। संपीड़न, तो ठोस में संपीड़न नहीं किया जा सकता है, और हम लोग द्रव को संपीड़न भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन
गैस जो होता है उसको संपीड़न कर सकते हैं। इस तरह से आगे 9 नंबर में है कि इसके कणों में बहुत कम गतिज ऊर्जा होता है ठोस में, और द्रव में जो है वो गैस की अपेक्षा जो है थोड़ा सा अधिक होता है। इनके कणों में गतिज ऊर्जा होती है, और गैस में जो है इनके कणों में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होता है, बहुत तेजी से चलता है। अब आगे प्रश्न है कि किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, है ना। किसी भी तत्व के द्रव्यमान में जो होता है प्रति इकाई को आयतन को क्या बोला जाता है? घनत्व कहा जाता है। तो घनत्व द्रव्यमान आयतन बढ़ते हुए जो है वो घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। मतलब यहाँ क्या करना है कि बढ़ते हुए घनत्व, मतलब सबसे कम जिसका घनत्व है ना, उसको पहले लिखना है, उसके बाद फिर उस तरह से लिखना है। तो उपरोक्त तत्वों का घनत्व बढ़ने के साथ में आरोही क्रम में जो है वो लिखा गया है, जैसे कि चिमनी का धुआं, उसके बाद फिर वायु हो गया, रुई हो गया, जल हो गया, शहद हो गया, चौक हो गया, उसके बाद फिर लोहा। आगे प्रश्न आता है कि पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाला अंतर सारणीबद्ध कीजिए, है ना। तो इसका उत्तर जो है ऊपर में था, इसलिए इसका उत्तर यहाँ नहीं लिखा हुआ है। आगे निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा, आप लोग से एक चीज़ बात करना था कि अगर आप लोग अगर बताते हैं कि क्वेश्चन साथ में करवाया जाए या अलग करवाया जाए, तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से अभी क्वेश्चन जो है साथ में होते जा रहा है वैसे करवाएं, कि क्वेश्चन को जो है अभी जो है इग्नोर किया जाए और क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाया जाए, बाकी अभी इसमें पढ़ाया जाए। तो जरूर बताइएगा, काहे कि अभी बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है, तो पहला चैप्टर स्टार्टिंग है। बोला है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है ना। दृढ़ता पर, संपीड़ितता पर, तरलता पर, बर्तन में गैस भरना, आकार हो गया, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, ये सारा चीज़ हो गया, सबके बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, है ना। अभी जो बात बोले कि इसमें चलिए नहीं करते ही जाते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन कोई बात नहीं। दृढ़ता क्या होता है? पदार्थ के दृढ़ता जो होता है इसके कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल के कारण होता है, और ये आकर्षण बल जितना अधिक होगा पदार्थ उतना ही क्या होगा? दृढ़ होगा। ठोसों में ये आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जिस कारण से ठोस जो है दृढ़ होता है, जबकि द्रव में ये आकर्षण बल कम होता है, और ये सबसे कम दृढ़ का होता है। तो दृढ़ता समझ में आ गया। उसका आगे है संप्रीता। ये क्या होता है? तो किसी पदार्थ के कण, है ना, किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में दूरी को बल लगाकर कम करना संपीड़ितता कहलाता है। कोई भी पदार्थ, है ना, कोई भी पदार्थ के बीच में जो है दूरी को बल लगा के कम अगर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपीड़न कहेंगे। और द्रव्यों तथा ठोस का संपीड़न गुण बहुत कम होता है, इसको संपीड़न नहीं किया जा सकता है, लेकिन गैस में संपीड़न क्या होता है? बहुत अधिक होता है। आगे तरलता। तरलता क्या होता है? तो पदार्थों का वह गुण जिसमें वह बह सकता है उसी को क्या बोला जाता है? तरल बोला जाता है, लिक्विड बोला जाता है। जो चीज़ बह सकता है वो तरल है। तो तरलता का गुण जो है गैस एवं द्रव्यों में पाया जाता है, ठोस में नहीं पाया जाता है। आगे बर्तन में गैस का भरना। तो किसी भी बर्तन में गैस को भरने के लिए गैसों को संपीड़न करके बर्तन में भरा जा सकता है, और इन्हें बर्तन में जो है उच्च दाब तथा कम ताप पर जो है वो मतलब भरा जा सकता है। आकार क्या होता है? तो ठोस के कणों के अंतराणिक बल अधिक होता है, जिस कारण से ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि द्रव में और गैस में क्या होता है? कणों का अंतराणिक बल जो होता है कम होता है, इनका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो किसी पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा कहलाता है। और ताप के बढ़ने के साथ साथ, है ना, ताप बढ़ने के साथ साथ पर जो है पदार्थ के कणों में भी क्या होता है? गति का ऊर्जा बढ़ जाता है। और गैस के कणों में आंतरिक बल कम होता है, जिसके कारण जो है इनके कणों में जो है गति करने के लिए अधिक स्वतंत्र रूप से जो होते हैं, और इसलिए जो है इसका उच्च गतिज ऊर्जा भी होते हैं। घनत्व क्या आता है? तो किसी भी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई को आयतन को ही क्या बोला जाता है? घनत्व बोला जाता है। घनत्व का बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आगे प्रश्न है, कारण बताना है कि गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देते हैं जो कि इसमें मतलब इसे रखे होते हैं। फिर से समझते हैं कि गैस क्या है? गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देता है जिसमें इसे रखते हैं। अगर गैस है उसको किसी भी बर्तन में रखा जाता है तो उसको पूरा का पूरा भर देता है। सिलेंडर आप लोग देखें, है ना, सिलेंडर में जो है सिलेंडर में गैस को रखा जाता है तो पूरा सिलेंडर को जो है वो क्या करता है? गैस से भर देता है। उसी प्रकार दूसरा जो है वो लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। क्यों? है ना, कारण बताना है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, परंतु ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें जो है वो कराटे के दक्ष होना पड़ेगा, है ना। तो इसके कारण बताना है। कारण आप लोग देख लीजिएगा हाँ आंसर में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है लिंक में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा पीडीएफ के लिए दिक्कत नहीं है।
अब आगे आता है कि पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन, है ना, पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, चेंजिंग, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पानी, पानी को जानते हैं, पानी पदार्थ के जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। तो ठोस में कैसे होता है, तो बर्फ जो है वो पानी का ही रूप है तो ठोस होता है, द्रव पानी है और गैस जो वाष्प बन के उड़ गया है। तो गर्म करने पर जो है पानी जो है, बर्फ जो है पानी में परिवर्तन हो जाता है और पानी जो है ना, पानी को वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये प्रश्न आता है। आगे है कि तापमान में परिवर्तन, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण में जो है अधिक तेजी से कंपन करने लगता है और ऊष्मा द्वारा जो है प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच में जो है आकर्षण बल को पार कर लेता है और इस कारण से जो है वो कण अपने नियत स्थान को छोड़कर वो क्या होता है, अधिक स्वतंत्र हो जाता है और गति करने लगता है। इस अवस्था में जो है वो इस अवस्था ऐसी आती है जबकि मतलब ठोस पिघल कर जो क्या होता है, द्रव बन जाता है। उसी तरह से गलनांक क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि गलनांक क्या होता है। जिस तापमान पर, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन ये है, पूरा रट लीजिए, हाँ। तो गलनांक क्या होता है, तो जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई भी ठोस जो है वो पिघलकर द्रव बन जाता है ना। जिस तापमान पर, जितना डिग्री टेम्परेचर पर क्या है कि कोई ठोस है और वो पिघल के क्या हो रहा है, द्रव बन रहा है, तो उस पर इसका गलनांक कहलाएगा। जैसे कि अगर बर्फ जो है वो कब पिघलना शुरू हो जाता है, तो बर्फ जो है वो 273.16 केल्विन में क्या होता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बर्फ का गलनांक कितना है, 273.16 केल्विन है ना। तो ये समझ में आया गलनांक क्या होता है। गलनांक फिर से एक बार समझिएगा, गलनांक क्या है, तो ठोस है ना, जब जो है जिस तापमान पर ठोस जो है वो पिघलकर द्रव बनना शुरू हो जाता है तो उसका ये क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो बर्फ जो है वो कितने केल्विन में जो है पिघलना शुरू हो जाता है, तो 273 केल्विन में ये पिघलना शुरू हो जाता है। और सुविधा के लिए हमें इसे हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात मतलब जो है वो 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसको हम लोग सुविधा के लिए 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। जब बर्फ जो है वो पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि इसमें संलयन गुप्त ऊष्मा होता है और इसके कारण जो है ये तापमान को बढ़ने नहीं देता है। आगे जो है वो संलयन गुप्त ऊष्मा जो है क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर जो है वो द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संलयन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। फिर से एक बार समझिए कि संलयन का गुप्त ऊष्मा क्या है, तो वायुमंडलीय दाब पर है ना, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस है, ठीक है। अब उसको गलाने के लिए गलनांक पर जो है, गलनांक मतलब गलने के लिए, बदलने के लिए जो उसमें जितना ऊष्मा की जरूरत होगा है ना, उसी को संलयन का गुप्त ऊष्मा बोला जाता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की जो है कणों की जो है अधिक ऊर्जा होती है। इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे क्वथनांक क्या होता है। गलनांक, क्वथनांक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गलनांक में क्या था कि जिस तापमान पर, वायुमंडलीय तापमान पर जो ठोस है ना, ठोस जो है वो क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसका गलनांक है। क्वथनांक क्या है, तो वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य जो है, द्रव्य लिक्विड जो है क्या होगा, खौलना शुरू हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। जैसे कि जल जो है कितने डिग्री में खोलना शुरू हो जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो है वो पानी क्या होता है, खोलना शुरू हो जाता है। मतलब इसको अगर केल्विन में हम लोग मापते हैं तो 373 केल्विन में जो है बर्फ क्या होता है, सॉरी पानी क्या होता है, खोलना शुरू हो जाता है ना। तो इसका जो है वो क्वथनांक क्या हो जाएगा, जल का जो क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। क्वथनांक, गलनांक फिर से एक बार समझ लीजिए। गलनांक पहले समझते हैं। गलनांक क्या है, तो गलनांक वायु, जैसे कि गलनांक को इस तरह समझते हैं कि ठोस जो है ना, ठोस जो है वो जितने टेम्परेचर में, जितना तापमान में वो पिघलना शुरू हो जाएगा, तो वो उसके लिए क्या है, गलनांक है। हर एक चीज़ का गलनांक अलग होता है, लोहा का गलनांक अलग है, बर्फ का गलनांक अलग है। हर एक चीज़ का गलने के लिए पिघलाना है तो उसका टेम्परेचर अलग अलग देना पड़ेगा। तो जितना डिग्री सेल्सियस में या जितना केल्विन में जो है वो ठोस जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, उसके लिए वो क्या है, गलनांक है। क्वथनांक क्या है, तो जो द्रव्य है जितना उसको टेम्परेचर देने के बाद वो खोलना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए क्या है, क्वथनांक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडल दाब पर 1 kg द्रव्य के उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि जब
है ना। जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या करता है, तोड़ देता है। अतः 100 डिग्री तापमान पर वाष्प ये जो है क्या होता है, भाप बन बन के उड़ना शुरू हो जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, है ना, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुआ भी नहीं है और सीधे क्या हो जाता है, ठोस में बदल जाता है। फिर से समझिए, ऊर्ध्वपातन क्या है, कुछ कुछ पदार्थ ऐसा है, कुछ पदार्थ क्या है, इस तरह के मतलब होता है कि द्रव अवस्था में, है ना, द्रव कोई ऐसा ठोस पदार्थ है कि द्रव बना ही नहीं और उसके सीधे जो है वो, है ना, कुछ पदार्थ इस तरह के होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, मतलब द्रव बनता ही नहीं, है ना। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव नहीं बनता है और ये डायरेक्ट किस चीज़ में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है ना। सीधे ठोस अवस्था में से फिर वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो इस तरह प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, थोड़ा सा जो है कपूर या फिर तो अमोनियम क्लोराइड लेकर इसको चूर्ण करके जो है वो चिकनी, है ना, चीनी की जो है चीनी की प्याली में डालना है और चीनी की प्याली पर जो है कीप उल्टा करके रखना है और कीप के सिरे पर रुई को जो है वो डाट लगा देना है और धीरे धीरे गर्म करने पर जो है ये दिखेगा कि कपूर जो है ना, ठोस से सीधे क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। आगे आता है दाब में परिवर्तन का प्रभाव। यदि हम सिलेंडर में, है ना, गैस लेकर उसे तापमान घटाने पर संपीड़न करें तो कणों के बीच की दूरी जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है और ये जो है गैस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर, है ना, दाब बढ़ाना प्लस में तापमान घटाना, तो गैस जो है वो गैस को द्रव में बदल दिया जाता है। उसी तरह से अगर ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण के नज़दीक जो है वो आ जाता है। एक उदाहरण है ना। अब यहाँ प्रश्न आता है कि निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है, तो 300 केल्विन है ना। हम लोग यहाँ समझते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, इधर हम लोग डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस और इधर केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है, 273.16 था, समथिंग था, ये था ना। तो अब यहाँ क्या बोला है कि 300 केल्विन, है ना, कितना, 300 केल्विन। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, 273 ही लेते हैं, इसको पॉइंट को हटा देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस में जो है ना, 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 273 केल्विन होता है। उसी तरह से 300 डिग्री, 300 केल्विन है, सॉरी 300 केल्विन है ना, 300 केल्विन है, तो ये कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, घटा देंगे, या फिर तो अगर क्रॉस मल्टीपल करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर देते हैं कि 300 केल्विन में से हम लोग जो है वो 273 केल्विन को घटा देंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। उसी तरह से 573 केल्विन है, उसमें से 273 को हम लोग केल्विन को घटा देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित तापमान, है ना, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 250 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। 250 डिग्री सेल्सियस में तापमान पर जो है जल की भौतिक अवस्था गैस अवस्था मतलब भाप हो जाएगा। उसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस द्रव जो है ना, जल जो है द्रव एवं गैस भाप दोनों अवस्था में होगा। आगे प्रश्न है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान जो है तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अवस्था परिवर्तन के समय जो है वो पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच में जो है आकर्षण बल को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट आता है कि वाष्पीकरण क्या होता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि एक ऐसी सतही, है ना, वाष्पीकरण क्या है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ जो है वो द्रव पदार्थ में सतह के कण कथनांक से, मतलब कथनांक में क्या होता था, मतलब जो है वो खोलना शुरू हो जाता था, तो कथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। फिर से आप लोग समझिएगा एक बार कि वाष्पीकरण क्या है, एक ऐसी सतही प्रक्रिया, एक इस तरह की प्रक्रिया जिसमें कि द्रव पदार्थ में सतह के कण जो है वो कथनांक से नीचे, है ना, किसी भी तापमान पर क्या होता है कि भाप बदलने लगा है ना। एक ऐसा मतलब सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव क्या है कि कथनांक से नीचे, मतलब उसका जितना में वो खोलना चाहिए था उससे कम में वो जो है वो भाप बनना शुरू हो गया है। जैसे कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस में खोलता है ना, हम 100 डिग्री सेल्सियस उसको नहीं किए, उससे कम में। आप लोग समझिएगा, पहले तालाब होता है ना, तालाब में क्या होता है कि पानी गर्मी के दिन में धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाता है ऊपर, तो
क्या है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पानी को पूरा खुलाया गया है? नहीं खुलाया गया है। तो वैसे स्थिति में यहाँ बोला गया है कि एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ में जो है वो सतह के कण कथनांक से नीचे, मतलब जो है उतना गर्म नहीं होना चाहिए। कथनांक मतलब जिसमें वो खौलना शुरू हो जाता है, तो खौलाना नहीं है, उससे कम में जो है वो क्या हो रहा है, वाष्प में बदल जा रहा है, भाप में बदल जा रहा है। उसी को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि तालाब वगैरह में जो है पानी जो है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस नहीं खौलता है पानी, फिर भी जो है पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो उसको हम लोग वाष्पीकरण बोलेंगे। इस सतही उपस्थित कणों में उच्च गति ऊर्जा के कारण अन्य कणों को आकर्षण बल मुक्त हो जाता है, इसी कारण से इसको वाष्प में जो बदल जाता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है? तो सतह का क्षेत्र बढ़ने पर, है ना, हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक ऐसी ही सतही प्रक्रिया है जिसमें सतही क्षेत्र बढ़ने पर जो है वाष्पीकरण का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि कपड़ा को सूखने के लिए, कपड़ा को अगर हम लोग पूरा पसार दिए हैं तो जल्दी सूखेगा, जल्दी वाष्पीकरण होगा, लेकिन अगर एक ही जगह अगर रख दिए हैं तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। उसी तरह से तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों जो है ना, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाता है। उसी तरह से आर्द्रता में कमी, ये सारा चीज जो है क्या है, लक्षण है किसका, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। अब आगे प्रश्न आता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, वाष्पीकरण से ठंडापन कैसे होता है, शीतलता कैसे होता है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कणों अपने आसपास के वातावरण में क्या होता है, उससे ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और इस अवशोषण के कारण जो है वातावरण में शीतलता हो जाती है। उदाहरण दिया हुआ है, नोट्स का जो पीडीएफ मिलेगा आप लोग का, डायरेक्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वहाँ दिया हुआ है। गर्म, है ना, गर्म शुष्क जो है वो दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो क्योंकि जो है गर्म शुष्क दिन में आर्द्रता कम होने के कारण वाष्पन की दर क्या होता है, बढ़ जाता है, और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण क्या होता है, गर्म जो है ना, गर्म शुष्क दिन में जो है कूलर क्या होता है, अधिक ठंडा करता है। उसी तरह से आगे फिर प्रश्न है कि गर्मियों में घड़ा का जो जल होता है वो ठंडा क्यों होता है? तो घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जो है जल वाष्प होता है, और तथा वाष्पन के लिए वह जल जो है उष्मा लेता है, और जिससे कि कारण में घड़ा में जो रखा हुआ जल रहता है वो ठंडा हो जाता है। इस तरह से बहुत सारा प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। अभ्यास के प्रश्न है, सारा का सारा जो है पीडीएफ में आंसर मिल जाएगा। तो यह चैप्टर ख़त्म होता है ना। चैनल में बने रहिए, और अभी ये केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगा, फिर सोशल साइंस में होगा।